ओके गाइस, सो अभी हम लोग ठीक है टॉपिक्स आज यहाँ पे देख लेंगे, स्लैब एंड कॉलम। ठीक है, स्लैब। तो पहले स्लैब के बारे में, ठीक है, एमसीक्यू क्या क्या पूछ सकते हैं थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर मेरा आवाज अगर फट के आ रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो डू लेट मी नो। ओके, तो अब देखो स्लैब में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, वन वे स्लैब, राइट, वन वे स्लैब। फिर आता है आपका टू वे स्लैब, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। ठीक है, सो वन वे होगा कि टू वे होगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द स्लैब। ठीक है, आपका स्लैब का डायमेंशन कैसा है। लेट्स कंसीडर, ये आपका एक स्लैब मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, तो दो डायमेंशन को देखते हैं। चलो, ये मैंने ले लिया LX, ठीक है, ये ले लिया मैंने LY। ठीक है, सो इफ तो वन वे स्लैब में, तो बेसिकली क्या होता है, वन वे स्लैब में आपका LX बाय LY। ठीक है, बाल मतलब कि व्हिचएवर इज ग्रेटर साइड उसको ले सकते हो। ठीक है, चलो LY को हम लोग लॉन्गर स्पेन मानेंगे, LX को शॉर्टर स्पेन। सो इफ दिस रेशियो, यस, क्या होना चाहिए वन वे स्लैब के लिए, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 2, राइट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वन वे स्लैब। अब टू वे स्लैब में क्या होता है, आपका LY बाय LX। ठीक है, LY बाय जो LX का रेशियो होगा, दैट बिकम्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेसिकली देखो वन वे स्लैब क्या है। वन वे स्लैब मतलब कि अगर टॉप व्यू से देखोगे तो उसका एक डायमेंशन अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे तो दूसरा डायमेंशन से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये हो गया LX, ये हो गया LY। ठीक है, सो LY बाय LX मतलब कि ग्रेटर देन 2 होने से वन वे स्लैब, व्हिच इंप्लाइज LY इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स LX। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो LY का लेंथ है, ये देखो आपका शॉर्टर डायमेंशन का जो स्पैन है उससे दुगना। ठीक है, उसको आप डबल भी कर दोगे फिर भी आपका क्या होगा, LY ही बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ स्लैब को हम लोग बोलते हैं वन वे स्लैब। तो टू वे स्लैब में क्या होता है, तो स्क्वायर स्लैब अगर हम लोग देखेंगे तो स्क्वायर स्लैब इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टू वे स्लैब। ठीक है, तो उसके लिए रेशियो क्या होता है, तो कुछ इस किस्म से होगा। ठीक है, ये आपका LY हो गया, ये हो गया LX। तो यहाँ पे अगर आप LY बाय LX करके देखोगे, सो दिस बिकम्स लेस देन, ओके, लेस देन इक्वल टू 2, व्हिच इंप्लाइज LY इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो मतलब कि मैं ओके, LX LY मतलब कि अगर आप 2 टाइम्स अगर LX करोगे तो अगर आपका LY उसका बराबर हो गया, ठीक है, या फिर आपका LY जो है वो आपका छोटा पड़ गया, जैसे आपने शॉर्टर स्पैन को डबल कर दिया, तो डेट बिकम्स टू वे स्लैब। ठीक है, तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछेंगे। ओके, इसके अलावा ओके, अब देखो आपको फिर देखो क्वेश्चन में क्या आएगा। ओके, चलो मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखता हूँ। अगर आपका फॉर स्लैब, ठीक है, मतलब कि देखो जो वन वे स्लैब है इसको हम लोग बोलते हैं कि स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, आपका ये क्या होगा, स्लैब स्पैनिंग। ठीक है, स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। और जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आपका क्या होगा, स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। ठीक है, दो डायरेक्शन अगर आपका स्पैन करेगा तो इसको हम लोग टू वे बोलते हैं। तो इसका मतलब देखो बेसिकली क्या है, जो आप, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो आपका वन वे स्लैब है, ठीक है, तो इसको हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, ये LX हो गया, ये LY हो गया, तो वन स्लैब पे एक्चुअली हम लोग एक बीम जैसा ही डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो उसका लेंथ एक ही डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यू ज्यादा लंबा होते जा रहा है, राइट। कंपेयरिंग टू द अदर डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो एक डायमेंशन में ये बहुत ज्यादा लंबा होते जा रहा है एज कम्पेयर टू द अदर डायरेक्शन। बट टू ए होता है, टू ए में मतलब कि आपका दोनों साइड में ये स्पैनिंग कर रहा है। ठीक है, दोनों साइड में एक्चुअली क्या हो रहा है, इसका लेंथ, इसे समझ लो, दोनों साइड में इसका लेंथ ऑलमोस्ट इन इक्वल प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अभी आप, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि टू ए स्लैब में क्या होता है, आपको ऐसे पूछेंगे, फॉर स्लैब स्पैनिंग, ओके, स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन,
मतलब कि 2 way slab, right? For slab spanning in 2 direction, for calculation, okay, for calculation, okay, चलो calculating, okay, calculating the span, to effective depth ratio, ठीक है। कौन सा हम लोग स्पैन कंसीडर करते हैं, शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन, एवरेज लेते हैं, ठीक है। यस, हम लोग कौन सा लेते हैं ऑलवेज, गुड, ठीक है। देखो ऑलवेज वी कंसीडर द शॉर्टर स्पैन, ठीक है, शॉर्टर स्पैन इज कंसीडर्ड, ठीक है। अगर वन डायरेक्शन होगा तब क्या होगा, शॉर्टर ही होगा। यस, ऑलवेज शॉर्टर, ठीक है। अब देखो इसका रीजन क्या है, ठीक है। रीजन देखो, आपको बता देता हूँ। रीजन देखो ये है, अगर आपके पास एक, ऐसा समझ लो ऐसा एक स्लैब है, ऐसा मैंने एक स्लैब बना दिया, ठीक है। तो इस स्लैब में देखो क्या होता है, आप जब डिजाइन करोगे तो डिजाइन करने के लिए क्या होता है, आपको डिफ्लेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। आपको, ठीक है, अगर आप देखोगे स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, मतलब कि जो हम लोग L बाई डी इक्वल करके इक्वल टू 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड, राइट, इस किस्म से जो रेशियोज लेते हैं, तो इसमें मतलब कि L का वैल्यू आप कौन सा लोगे ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि शॉर्टर स्पैन को ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका ये वाला शॉर्टर स्पैन है और ये वाला आपका लॉन्गर स्पैन है, तो हम लोग डिफ्लेक्शन को ये कंसीडर करेंगे कि ये मैक्सिमम चांस ऑफ ऑकरिंग शॉर्टर स्पैन के अबाउट होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग डिजाइन को करते हैं, क्लियर। तो इसलिए देखो L बाई डी का रेशियो में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वी कंसीडर द शॉर्टर स्पैन, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे L बाई डी इज इक्वल टू, सपोज सिंपली सपोर्टेड है, L बाई डी इक्वल टू 20, तो डी क्या होगा, L बाई 20, राइट। तो L का वैल्यू जितना बड़ा, डी का वैल्यू उतना बड़ा होगा कि नहीं, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप शॉर्टर स्पैन के लिए निकालोगे, ठीक है, उसके लिए आपको एक डी का वैल्यू मिलेगा। अब सिमिलरली अगर आप फिर डी का वैल्यू देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू द शॉर्टर स्पैन, तो डी का वैल्यू कुछ छोटा आएगा, राइट। सो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा छोटा वाला वैल्यू को देखते हैं, तो फॉर दैट रीजन ऑलवेज वी कंसीडर द शॉर्टर स्पैन, ओके। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो इसके लिए बस याद कर लो, मतलब कि हमेशा शॉर्टर स्पैन का रेस्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट देना, लाइट क्या इधर, मोमबत्ती का बड़ा वाला मोमबत्ती। आगे, सो ओके, तो शॉर्टर स्पैन इज कंसीडर्ड। इसके ऊपर तो और नहीं बताऊंगा, ओके। देखो एक बीम से क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग डीप बीम करके जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डीप बीम हम लोग किसको बोलते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। डीप बीम,
So a beam defined, ये सिंपली सपोर्टेड में केस में क्या होता है, कोई किसी को पता है तो बताओ रिगार्डिंग डीप बीम। A beam is defined to be a deep beam. ठीक है, 50 mm से ज्यादा होता है। यस ठीक है, अगर आपका इफेक्टिव लेंथ जो होगा, ठीक है, तो ओवरऑल डेप्थ का जो रेशियो है, ठीक है, अगर ये 2 से लेस है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप बीम बोलते हैं फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपका एल इफेक्टिव बाय डी इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 2.5 लेते हैं फॉर कैंटिलीवर बीम। तो डीप बीम देखो बेसिकली क्या है, डीप बीम मतलब कि कंपेयर टू इट्स लेंथ, कंपेयर टू इट्स लेंथ, अगर इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू इट्स लेंथ अगर आप देखोगे, इसका अगर डेप्थ बहुत ज्यादा है, वही क्या होगा, वही आपका डीप बीम होगा, राइट। मतलब कि देखो लेट्स कंसीडर कि आपका इफेक्टिव लेंथ, ये टोटल लेंथ को मैंने इफेक्टिव लेंथ करके दिखा दिया। तो अगर आप सिंपली सपोर्टेड के केस में देखोगे, तो सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या होगा, आपका देखो एल इफेक्टिव बाय डी इज लेस देन 2, दैट मींस एल इफेक्टिव क्या हो रहा है, लेस देन 2 टाइम्स डी। मतलब कि डी को जैसे आपने डबल कर दिया तो एल इफेक्टिव उससे छोटा हो गया सीधा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीप बीम। ठीक है, अब फिर पूछ सकते हैं कि डीप बीम हम लोग किसके लिए डिजाइन करते हैं, फॉर बेंडिंग मोमेंट, फॉर शियर फोर्स, फॉर बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, किसके लिए करते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, इज डिजाइंड फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जब ज्यादा होगा उसके लिए हम लोग डेप्थ को बढ़ाते हैं। ठीक है, और अब इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्यों है, बस इसको याद करो। अब ओके, ये तो हो गया रिगार्डिंग दिस। अब नेक्स्ट, ओके, फिर आपको नेक्स्ट पूछ सकते हैं, जब हम लोग स्लैब बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्लैब बनाते हैं, तो स्लैब में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना देना देना होता है, ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है। ये तो आप जिन्होंने भी थोड़ा सा डिजाइन के क्वेश्चन देखा है, आप लोगों को तो पता ही है। मिनिमम रेनफोर्समेंट ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट में कितना दोगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील। गुड, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील। सो मिनिमम रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन स्लैब। ठीक है, तो इस केस में नंबर 1, अगर आप माइल स्टील Fe250 यूज करोगे, तो इस केस में कितना देना होता है, 0.15%। 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जो आपका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, उस केस में बोल रहे हैं, तो ये बीम का दिखा दिया मैंने, तो स्लैब का होगा इस केस में। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना होगा, ठीक है, उसका रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, तो ये आपका एक स्लैब, राइट, तो ये वाला स्लैब का ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो मिनिमम होना चाहिए 0.15 होना चाहिए अगर आप माइल स्टील यूज करोगे। अगर आपका Fe415 या फिर उसका हायर है तो कितना होगा, 0.12। 0.12%। ठीक है, 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला पॉइंट गाइस एकदम याद कर लो। ठीक है, ये आपको पूछेंगे, ये पूछते ही है। ठीक है, मैंने जितना भी देखा है क्वेश्चन, एक तो आता ही है। ओके, तो ऑफकोर्स याद कर लो। देखो मतलब कि अगर ग्रेड लोअर है तो थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा देना पड़ता है, तो इसके लिए 0.15 हो गया, और Fe415 के लिए 0.12। अब क्या कभी कभी क्या होगा कि परसेंटेज को बोलो हटा के देंगे, तो क्या होगा, 0.0015 होगा, राइट। तो ऐसे करके कभी कभी परसेंटेज को हटा के देंगे, तो बस परसेंटेज का फॉर्मेट में याद करो। ओके, ये तो हो गया मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना हम लोग को प्रोवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग, मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग और मेन बार कितना है, मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग और मेन बार इन स्लैब कितना होता है, 3D। यस 3D, और क्या था,
300. 300, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लो। तो मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग ऑफ मेन बार, अब देखो मेन बार एक होगा, दूसरा होगा मेन बार, उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल बार भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार या फिर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो मुझे बताओ अभी कोई, अब देखो क्वेश्चन, फिर देखो आप लोग अगर कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो कोई कोई एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का सही होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए जिन्होंने एक्चुअली मेंस के लिए पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप लोगों को देखो नियर अबाउट 50 to 60 क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, वो गारंटी है। मतलब कि 40 तो आप कर ही लोगे, बाकी तो 10 to 15, ठीक है। और एक ठीक है 10 to 15 आप मतलब कि ऑड वन आउट करके निकाल लोगे। बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसके लिए तो हम लोग को एमसीक्यू देखना पड़ता है, ओके। तो अब ये बताओ, सपोज ये मैंने एक स्लैब ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो लॉन्गिट्यूडनल बार को हम लोग शॉर्टर स्पैन के अलोंग लगाएंगे कि लॉन्गर स्पैन के अलोंग लगाएंगे? Shorter. गुड, हम लोग हमेशा शॉर्टर स्पैन के अबाउट ही लगाते हैं, क्योंकि देखो आप डिफ्लेक्शन को कहाँ पे मान के चलोगे, आप डिफ्लेक्शन को मान के चलोगे कि वो शॉर्टर स्पैन के अबाउट होगा। तो शॉर्टर स्पैन के अबाउट होगा तो मतलब कि ये शॉर्टर स्पैन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डिफ्लेक्शन हो सकता है, तो मतलब कि मेन बार को ऐसे प्लेस करना पड़ेगा, राइट। ऐसे करके हम लोग इसको प्लेस करेंगे। तो मेन बार को यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्टर स्पैन के अबाउट लगाते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो स्पेसिंग होगा, ये स्पेसिंग के लिए ही, ठीक है, मेन बार करके बोला गया है। तो इसके लिए होता है, एक तो हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं जो कि एमसीक्यू के लिए जरूरत नहीं है, आप लोग को याद करना है ये दो वैल्यू, 3 टाइम्स द डायमीटर और 300 mm, ठीक है। इन दोनों से कौन सा वैल्यू देंगे, बड़ा वैल्यू को देंगे कि छोटा वैल्यू को देंगे? मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हम लोग मिनिमम वैल्यू को देते हैं। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया मेन बार्स के लिए। अब सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे फॉर, ये तो हो गया मेन बार, फॉर लॉन्ग, ओके, फॉर अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, मेन बार को ही लॉन्गिट्यूडनल बार भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स ने स्लैब के लिए क्या होगा, इसके लिए होता है 5D, अरे 5D और 450 mm, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग इन दोनों में से, ठीक है, यहाँ पे मैसेज मिनिमम ऑफ these टू वैल्यूज, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग कंसीडर करके देते हैं, ठीक है। ओके, ओके। तो अब बताओ स्लैब के लिए मिनिमम हम लोग को कितना देना पड़ता है, अगर आपको मिनिमम कवर देना है, मिनिमम कवर कितना हो सकता है स्लैब के लिए? 20 mm, ठीक है। एक तो कवर पूछेंगे आप लोग, ठीक है। सो मिनिमम कवर कॉलम के लिए कितना होता है मिनिमम कवर? 40. फुटिंग के लिए, फुटिंग के लिए 50, कॉलम के लिए 40, ठीक है। सो मिनिमम कवर फॉर स्लैब ये हम लोग 20 mm देते हैं। तो एक्चुअली डाया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, दैट इज 20 mm और 5, ठीक है, 20 mm और 5, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे, बड़ा वाला कि छोटा वाला? सर डी भी दाया और बार है और 5 भी दाया है ना सर। ओके चलो, इसको तो डाया और बार को यहाँ पे तो डी करके लिखते थे, ठीक है। तो एक्चुअली देखो 5 टाइम्स डी करके लिखा था ना, तो यहाँ पे दाया और बार है, यस। यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, कोई गलती मत कर देना। इस केस में एक्चुअली आपका डी सीधा लिखने मन नहीं, चलो 5 करके लिखता हूँ, ठीक है। और इस केस में आपका डी इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो देखो क्लॉज ये बताता है कि मतलब कि
20 और 5, ठीक है, इन दोनों से ही आपका मिनिमम कवर छोटा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मतलब कि आपको एक में 20 मिला, लेट्स कंसीडर आपने 16 mm डाया वायर लगाया है, तो आप कितना दोगे? 20. 20। दैट मीन्स कौन सा वैल्यू देंगे? मैक्सिमम, ठीक है। अगर 5 का वैल्यू, अगर आपने डाया बार यूज किया है 22, तब क्या होगा? तब होगा उल्टा 22, ठीक है। अब एक होता है फ्लैट स्लैब करके। फ्लैट स्लैब क्या होता है? फ्लैट स्लैब, ऐसे लिख लो, फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन। अगर स्लैब, यूजुअली स्लैब किसके ऊपर हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं? फ्लैट को सपोर्ट करने के लिए, आई मीन फ्लैट को बोल रहा हूँ, स्लैब को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉलम को, राइट। जब हम लोग बोलते हैं फ्लैट स्लैब, इसका मतलब ये है, यस, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है। फ्लैट स्लैब का मतलब ये है कि जब आप एक मिनिमम थिकनेस का स्लैब और एक कॉलम को, पहले आप क्या करोगे, आप पहले रेनफोर्समेंट को सब एक साथ बना दोगे, ठीक है। रेनफोर्समेंट जैसे आपने प्लेस कर दिया, उसके बाद कॉलम में और इसमें आप एक ही साथ कंक्रीटिंग होता है, ठीक है, उसी को हम लोग फ्लैट स्लैब बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन बोलने से क्या होगा, जिस ऑप्शन में आपको ये लिखा रहेगा कि ऑफकोर्स, तो कॉलम ही तो है, ये कॉलम पे सपोर्ट होगा, बट कॉलम्स मोनोलिथिकली एक साथ, दैट मींस, ठीक है, मोनोलिथिकली बिल्ट, ओके, बिल्ट विथ स्लैब, ठीक है। स्लैब के साथ जब हम लोग एक साथ बनाते हैं, ओके, बाकी तो मिनिमम रेनफोर्समेंट मैंने आपको बता दिया। कुछ पूछने वाला था। ठीक है, सर और हर कोई, यस बोलो। सर वो सर डिजाइन ऑफ वो चैप्टर 5 का सर वो क्वेश्चन नंबर 7 का वो थोड़ा कन्वर्जन को थोड़ा करा दिखा दीजिए ना एक बार आप। आपका जो किताब है एसएससी जे कौन सा वाला आप बताया? चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 7 का पेज नंबर 261। वो कन्वर्जन सर इजी है, हमको तो कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए हम। 261 जी सर, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 7। कैंटिलीवर जो हाइट करके पूछा है वो? नहीं सर, वो क्वेश्चन नंबर 7 सर पेज 261 आरसीसी डिजाइन का चैप्टर 226, 261 बोले सर। ओके, मेरा पुराना एडिशन है। आप सर क्वेश्चन को फोटो मार के भेजना तो ठीक है, होगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मतलब वो अभी देखेंगे भेजिएगा बाद सर। में। ये सर हाँ, बहुत इजी वाला है, अभी हो जाएगा, ये बहुत इजी वाला है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, हम व्हाट्सएप कर देगा ग्रुप में। ठीक है, आप ग्रुप में, ठीक है, आप भेज देना, ठीक है, चलो मैं देखूंगा। सो अभी क्या देखना था, चलिए मैं देख रहा हूँ। ओके, आप क्या पूछ रहे हो? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सी आप ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सर पूछ रहे हैं सर।
ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट करके जो आप, अरे आप ये भूल गए, ये कैसे भूल गए आप? सर यूनिट कन्वर्जन है सर, थोड़ा वो कंफ्यूज हो रहा है वो मैं। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू हम लोग हमेशा q। ओके, इस केस में आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस b कहाँ गया है यहाँ पे? q bd स्क्वायर होता है। इस केस में b को क्या बोला है, देखो दे इधर, if the maximum bending moment of a simply supported slab is m kg, the effective depth of the slab, बी को सर 1 कंसीडर किया है क्या सर? yes क्या बोला है? बी को 1 कंसीडर किया है क्या सर? b को 1, oh yes b को 1 कंसीडर किया है, यस। सर हम सर सॉल्यूशन को ओ सर भेज दिए सर, वहाँ हाँ सर हाँ, नहीं सॉल्यूशन मैं समझ गया। हाँ हाउ हाँ, देखो कंफ्यूज। यहाँ पे देखो ये, यस 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 मैं समझ गया। देखो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है, आपको बोला गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब आपको बोला गया है, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और उसके लिए आपको बताया गया है कि इट इज m kg सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको बोला गया है, ये मोमेंट का वैल्यू बोला गया है। फिर आपको पूछा गया है कि तब तो इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा। तो यहाँ पे देखो सीधा बोलो, क्यू टर्म्स में लिख रहे हैं, दैट मींस दे आर यूजिंग द इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब जो हम लोग स्लैब डिजाइन करते हैं, स्लैब डिजाइन हम लोग कितना विड्थ के लिए करते हैं? स्लैब डिजाइन इज डन फॉर ए विड्थ ऑफ 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर का विड्थ के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, तो इसीलिए बी को ने हटा के 1 मान के इसको हटा ही दिया। दैट मीन्स अल्टीमेट इक्वेशन रह गया एम इज इक्वल टू क्यू डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी मिल गया, ठीक है। और ये बस कन्वर्ट, ओके, आप कन्वर्जेंस को पूछ रहे हो, न्यूटन mm को केजी सेंटीमीटर में, वही सर। ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा यूनिट कन्वर्जन में। अगर प्रॉब्लम है आपको, आप पहले सॉल्व करके बताओ, आप अपना सॉल्यूशन को मुझे भेजना, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन को उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, वो विदाउट हेल्प ही निकलने के लिए कोशिश करो, वो आपको खुद करना ही पड़ेगा। आप कौन सा यूनिट में कैसे घुमाएगा, अभी यहाँ पे तो केजी सेंटीमीटर है, केजी मीटर होगा फिर। बस बेसिक बेसिक बता देता हूँ क्या है, 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। उसको हम लोग 1 kg इज इक्वल टू रफ अराउंड 10 न्यूटन करके ले सकते हैं, ठीक है। अब तो यहीं से निकल ही गया। चलो आप इसको करके देखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी, ओके स्लैब में देखो, बाकी तो आप लोगों का यहाँ पे मैं जितना दूं, जिस वे में देखो आपका न्यूमेरिकल बेसिस पे जैसे पूछा गया है ना, ऐसा क्वेश्चन देखो आता नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन बीम, ठीक है, कॉलम और स्लैब से रिलेटेड, ठीक है। डबली को मतलब कि अवॉइड करो, डबली में इतना क्वेश्चन पूछते नहीं है। फिर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट, ओके, ओ यस, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट बार्स इन आरसीसी स्लैब कितना हो सकता है? यस, किसके ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट? यस, किसी को पता है तो बताओ, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट बार्स इन आरसीसी स्लैब। मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है, it depends upon the thickness, right? Thickness of slab divided by 8, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। जितना आपका स्लैब का थिकनेस है, आप जो डाई यूज करोगे वो इसका मैक्सिमम 1/8 ही हो सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर ये 8 मीटर है तो ये 1 मीटर का हो सकता है। जैसे एग्जांपल बता दिया, तो ये ओके, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्कस मेथड, स्ट्रिप मेथड,
फ्लैट स्लैब तो मैंने बता दिया आप लोग। फिर देखो दो चीज है, एक है आपका जो जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल या फिर कॉलम हेड करके बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका ड्रॉप पैनल, ठीक है। दोनों बस मैं डायग्राम में दिखा दूंगा, ठीक है, दोनों होता क्या है। जो हम लोग बोलते हैं आपका एनलार्ज हेड ऑफ ए कॉलम, ठीक है, ऐसे समझ लो ये आपका ऐसे फ्लैट स्लैब है, ठीक है। और मोनोलिथिकली जब आपने बनाया तो लेट्स कंसीडर कि आपने शेप को ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया। कोर्स यहाँ पे आपका मतलब कि कॉलम, फिर ये कॉलम ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल हेड, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल हेड, हो गया सपोर्टिंग कॉलम, ठीक है। अब सिमिलरली इंस्टेड ऑफ, ठीक है, ऐसे अगर हम लोग इसको ट्राइंगल जैसा नहीं बना के, ठीक है, अगर हम लोग इसको प्योर ऐसा एक रेक्टेंगुलर जैसा एक एक्स्ट्रा एडिशनल शेप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप पैनल, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप पैनल करके बोलते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस डिफरेंस है, ठीक है। बाकी और ज्यादा मत देखो इसके ऊपर, और फ्लैट सब में कितना ही क्यों पूछेंगे, और क्वेश्चन तो इसके ऊपर पूछता भी नहीं है इतना। ओके, अब आई थिंक आई मिस दिस पार्ट। ओके, ठीक है, तो अब देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 1/7, ओके, ठीक है। देखो जब हम लोग बार का कर्टेलमेंट करते हैं, कर्टेलमेंट का मतलब क्या होता है, बार को हम करते हैं, कट कर देते हैं, मतलब कि जहां पे आपका बार का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप बार का लेंथ को कम कर रहे हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं कर्टेलमेंट। तो कर्टेलमेंट हम लोग मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1/7 ऑफ द स्पैन, ठीक है। ये एक चीज है जो आप लोग को याद करना है, ठीक है। टोटल लेंथ से ज्यादा 1/7 तक ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कर्टेलमेंट करना ही है। तो यूजुअली हम लोग कहाँ पे करते हैं कर्टेलमेंट, हम लोग यूजुअली करते हैं जहाँ पे मतलब कि स्लैब में ऑल्टरनेट बार्स को हम लोग कर्टेलमेंट करते हैं, ठीक है। इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब, alternate bars are curtailed, okay, are curtailed at, ठीक है, 1/7 of the span, ठीक है, 1/7 of the span। ओके, अब ठीक है, अगर एक सर्कुलर स्लैब होगा, सर्कुलर स्लैब के रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, वो ये है कि एक अगर सर्कुलर स्लैब है, ठीक है, सर्कुलर स्लैब subjected, circular slab subjected to external loading, external loading deflects to form, okay, deflects to form, yes, कौन सा से बनाएगा ये हमेशा बनाता है पैराबोलॉइड, ठीक है, पैराबोलॉइड, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब कि आपका ऐसे समझ लो कप जैसा बनाएगा ये, ठीक है, टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा, तो मतलब कि सेंटर की तरफ ये जिसकी फनल में हम लोग लगाते हैं ना फिल्टर पेपर, मतलब कि उस किस्म से एक शेप बनाएगा। तो ये जो कर्व फॉलो करेगा, ठीक है, दैट इज पैराबोलॉइड करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब कि ये पैराबोला कर्व को फॉलो कर रहा है, बट डिफरेंस बस ये है कि ये 2D में नहीं, मतलब कि हम लोग इसको 3D में देख रहे हैं, ठीक है। तो आप से देखोगे तो ये सेंटर वाला सबसे डिप्रेस पॉइंट होगा, ठीक है, सबसे नीचे वाला पॉइंट चला जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से नीचे वाला कर्व हर जगह में ऐसे होगा, ओके।
ठीक है, तो सर्कुलर स्लैब के लिए ये याद करना है। ओके, अब देखो, अगर आप ये वाला चीज जो है, ये आपका एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, ये तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, वो ये है द थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब एंड बीम्स must be measured. Okay, must be measured to the nearest. Okay, to the nearest. Yes, कहाँ तक? अगर मैं yes किसी को आई गेस ये तो पता ही है, बताओ ये कितना तक होगा? 0.5 सेंटीमीटर। 0.01 0.01 मीटर। ठीक है, 0.01 मीटर। इसका यस, इसका मतलब देखो ये है, थिकनेस हम लोग मेजर कर रहे हैं, दैट मींस दिस इज ए लीनियर मेजरमेंट। आप एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो। तो वहां पे मैक्सिमम एरर पॉसिबिलिटी मतलब कि इतना है। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि तो बेसिकली आपको ये याद करना है कि अगर हम लोग लीनियर मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, तो इट शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू 0.01 मीटर। ठीक है, अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया मेजरमेंट के लिए 0.05 सेम 0.01 ही होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग करेंगे वॉल्यूम के लिए, दैट मीन्स क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक मेजरमेंट, तो इस केस में क्या होगा, 0.01 मीटर क्यूब। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, मैं अभी आप लोगों को सर्कुलर स्लैब में एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सर्कुलर स्लैब में मैंने जितना देखा है, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कुछ फॉर्मूला से जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको ऐसे फॉर्मूला याद करेंगे। तो चलो इसको ऐसे लिखते हैं, सर्कुलर स्लैब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने शेप के बारे में समझा। अब हम लोग को ये समझना है कि अगर एक सर्कुलर स्लैब है, ठीक है, एक सर्कुलर स्लैब है, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देंगे, तो मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट कहाँ पे डेवलप होगा? ओके, मैं आप लोगों को देखो, यस किसी को पता है तो बताओ, यस बताओ। सेंटर में सेंटर। यस, ठीक है, सेंटर में देखो आपका मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे मोमेंट आपका देखो, सर्कुलर मोशन मतलब कि स्फीयर पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है, तो रेडियल वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर में मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आप लोगों को देखो ये वैल्यूज को याद करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ये पूछते हैं, तो इसको मैं से लिख ही देता हूँ। चलो ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद चलो डायग्राम में देखेंगे। इफ, ओके ऐसे लिखते हैं, फॉर नंबर 1, फॉर यूडीएल W, for UDL W, maximum positive radial moment। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट, यस, ये कहाँ पे होगा, ये होगा आपका सेंटर में। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑकर्स एट सेंटर। ठीक है, सेंटर में होता है, और इसका वैल्यू, किसी को वैल्यू याद है तो बताओ। W R स्क्वायर बाय 16, राइट, इतना ही होता है।
आई गेस ये वैल्यू किसने याद नहीं किया था, राइट? ओके, मुझे दूसरा वैल्यू नहीं मिल रहा है अभी। ये तो हो गया आपका फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव। क्या पता गाइस। ओके गाइस, गिव मी 1 मिनट, मैं इसको ढूंढ के लिख ही देता हूँ। ओके, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे किसके लिए, ये तो हो गया मैक्सिमम पॉजिटिव। ओके, किसने कुछ बोला है क्या? यस, आपने सही बोला है, ठीक है। अब देखो ये हो गया मैक्सिमम पॉजिटिव। अब सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम नेगेटिव, तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका एज पे, ठीक है। ये होता है हमेशा एज पे, और इसका वैल्यू होता है 2/16 WR², ठीक है। तो एक्चुअली ये WR²/8 होता है, ठीक है, बट इसको हाफ हो जाता है, राइट? तो ये तो हो गया यूडीएल के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर यूडीएल। ये वैल्यूज कैसे भी करके मैं वही बताऊंगा, याद कर लो। इसके ऊपर क्वेश्चन ना 4-5 बार आ चुका है। कभी ये वैल्यू पूछते, कभी इनका रेशियो पूछते। आपको वैल्यू पता नहीं होगा तो सब वैल्यू देखने में सेम लगता है, ठीक है। ये तो हो गया यूडीएल के लिए। अभी नेक्स्ट लिखते हैं नंबर 2 फॉर पॉइंट लोड। यस, पॉइंट लोड के लिए बताओ मैक्सिमम कहाँ पे होगा? सेंटर में ही होता है। सेंटर में अगर आप देखोगे उधर में तो सैगिंग हो रहा है, राइट? ओके, सो इन दैट सेंस मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट सेम ऑकर्स, लिखेंगे ये भी होगा एट सेंटर। यस, अब बताओ किसी का इसको अगर वैल्यू याद है तो वैल्यू बता दो। किसी को याद नहीं है ये? तो ये होता है आपका 3WR², राइट? 3WR²/16, ठीक है। 3WR²/16। फिर आपका आता है मैक्सिमम नेगेटिव रेडियल मोमेंट। सर स्क्वायर है क्या? स्क्वायर नहीं है क्या? स्क्वायर होगा, यस। 3WR²/16 ये पूछ रहे हैं आप? सर स्क्वायर होने से फिर यूनिट जो फिर मोमेंट का यूनिट नहीं हो रहा है। ओके, अगर आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट, यस। ओके, अभी देखो इसको इस वे में मैं, ओके, मैंने याद नहीं किया है, ठीक है। अभी इसका एनालिसिस नहीं करूंगा मैं। आप लोग देखो इसको समझ लो, ये हमेशा स्क्वायर में ही रहता है, ठीक है। मे बी ये यूनिट लेंथ के लिए निकाला गया है, बट आपको इसको बस WR² करके फिलहाल के लिए भी याद करो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सेम, बस सेम होगा। अब ये वाला वैल्यू गाइस मेरे पास नहीं है। अब किसी के पास है तो बताओ मैक्सिमम नेगेटिव रेडियल मोमेंट एट एज कितना होगा? सेम होगा कि अलग होगा? ये सिक्वेंशियली लिख रहा हूँ, यहाँ पे 4 करके लिख दूं। देखो ये वाला गाइस वैल्यू आप लोग देखना तो, ठीक है। मेरे पास है नहीं इसका डाटा, ठीक है। मैंने एज पर क्वेश्चन जब पढ़ा था तो रेशियो पूछा गया था कहीं पे, रेशियो कहाँ पूछा गया था? ओके, चलो। ओके, मैक्सिमम रेडियल मोमेंट एट एज,
ओके एज ये वैल्यू है। ओके चलो मैं ये देखता हूँ, अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी अभी के लिए देखो ये 3 वैल्यू है। ठीक है, तो इन 3 वैल्यू के ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे आया था। क्वेश्चन ये आया था कि अगर आपका पॉइंट लोड आपने लगाया है सर्कुलर स्लैब में, तो आप मैक्सिमम रेडियल मोमेंट कितना डेवलप हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट लोड के लिए अलग से पूछा गया था। दैट मीन्स जो वैल्यू पूछा गया था, एक तो ये वैल्यू पूछा गया था, एक बार ये वैल्यू पूछा गया था, और तीसरे में क्या हुआ था, इन दोनों का रेशियो पूछा गया था। ठीक है, कि फॉर यूडीएल लोड अगर है तो उस केस में आपका मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट का रेशियो क्या होगा, या फिर उल्टा पूछा गया था, यस नेगेटिव का रेशियो पूछा गया था विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर में था 1 2 3 4 ऐसा करके था, तो इसका आंसर होगा 2, राइट। बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तब आएगा हाफ, अगर उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो फिलहाल के लिए चलो ये तीनों वैल्यू है ना, फिर इसको याद कर लो। दूसरा वाला अगर मुझे मिलता है तो ओके मैं देखता हूँ, मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल तो क्वेश्चन ओके, चलो बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लेना। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कॉलम पे। कॉलम में फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू बी अवेयर ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके देना। ओके तो कॉलम में देखो जो बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका जो फॉर्मूला है। ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लोड। ओके अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है। मैक्सिमम परमिटेड मैक्सिमम परमिटेड स्ट्रेन इन कॉलम कितना है, कितना स्ट्रेन हम लोग परमिट किया है कंक्रीट में। ठीक है, कंक्रीट के लिए बताओ, 0.003 ऑप्शन ले लो। चलो मैक्सिमम परमिटेड स्ट्रेन 0.003 इन कॉलम। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ कॉलम। ठीक है, ऑप्शन मैंने दे दिया 0.0035, ऑप्शन में दे दिया 0.002, फिर मैंने दे दिया 0.001, 0.004। चलो बताओ कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 0.002 बी हो भी बी, राइट। हम्म। किसी को कंफ्यूज हो रहा है, भी सबको सबको समझ में आ रहा है ये बी होगा, किसी को लग रहा है क्या ए होगा बोल के। सर ए क्यों होता होगा? है किसके लिए, देखो ए होता है भी किसके लिए, ए होता है हम लोग को पता है ए किसके लिए था, बीम के लिए था। ठीक है, अब देखो कॉलम के लिए मैक्सिमम परमिटेड स्ट्रेन हम लोग प्लास्टिक स्ट्रेन अलाउ नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं मैं चलो अभी बता दूंगा, पहले वैल्यू को लिख लो। मैक्सिमम परमिटेड 0.003 याद करना है। ठीक है, वो ये है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये भी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ही है। ठीक है, इन ये किसके लिए है, एक्सियल कंप्रेशन, इसीलिए ध्यान फ्लेक्सर बोला है, फ्लेक्सर का मतलब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। यस मेरा आवाज नहीं आ रहा है, क्या आ सर रहा कम होगा अभी आया बस। है। ओके पहले से नहीं आ रहा था सर, अभी आया सर।
एक्सेल कंप्रेशन के बाद सर क्या बोले सर, सुनाई नहीं, आपका आ ही नहीं रहा ओ, था आवाज। ये लिमिट हाँ से हाँ तो वो बोला समझ था, गया मैं। इसका मतलब है सर आपका आवाज। हाँ हाँ ओके ठीक है। अब देखो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन एक्सियल कंप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सियल कंप्रेशन कौन सा एलिमेंट लेता है? कॉलम। कॉलम में हम लोग क्या करते हैं? एक्सिस के अलोंग लोड हम लोग लोड को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं? वी वांट कंप्रेशन। एक्सियल कंप्रेशन में स्ट्रेन का वैल्यू, तो मतलब कि क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि मैक्सिमम परमिटेड स्ट्रेन इन कॉलम कितना होता है। आपको पूछेंगे मैक्सिमम परमिटेड स्ट्रेन इन एक्सियल कंप्रेशन या फिर स्टेट ऑफ कोलैप्स इन एक्सियल कंप्रेशन कितना होता है, तब इसका अपना है एज 0.002। ठीक। अब अगर आपको बोला जाएगा कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर। फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? बेंडिंग। किस पे आता है? बीम पे। ठीक है। तो बीम के लिए अगर पूछा जाएगा तो उसको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम परमिटेड फ्लेक्सर कितना है, तब आप टिक करोगे 0.0035। ये क्वेश्चन में गड़बड़ी होता है, तो इसीलिए क्या होता है, लोग ये वाला क्वेश्चन को नहीं देते हैं, वो लोग 0.002 वाला क्वेश्चन को देते हैं। ठीक है। लेकिन जिसको ये क्लियर कट पता नहीं है तो 0.0035 में टिक करके आते हैं। ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। एक्सियल कंप्रेशन पूछा गया है कि फ्लेक्सर पूछा गया है, ये ध्यान देना। रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर आप स्ट्रेस डायग्राम देखोगे तो कॉलम के लिए अगर आप देखोगे हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे। मतलब कि इलास्टिक लिमिट कहाँ पे है? इलास्टिक लिमिट है एट स्ट्रेन वैल्यू ऑफ 0.002। इसके बियॉन्ड ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन हम लोग अलाउ करते हैं इन फ्लेक्सर इन ऑर्डर टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.0035। अगर आप कॉलम में इतना प्लास्टिक स्ट्रेन अलाउ कर दोगे तो कॉलम क्या होगा? कॉलम देखो आपका अचानक से ही कोलैप्स कर जाएगा। मतलब कि बीम में क्या होता है? बीम में आपका दो अलग अलग एंटिटी डायरेक्शन में स्ट्रेसेस को झेलता है, राइट? कंक्रीट झेलता है कंप्रेशन को, स्टील झेलता है टेंशन को। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि कंक्रीट अगर प्लास्टिक स्टेट में थोड़ा चला भी जाएगा तो स्टील उसको इतना आसानी से अलाउ नहीं करता है स्ट्रेन को बढ़ने में। ठीक है। बट इन द केस ऑफ कॉलम, कंक्रीट को अपने भरोसे भी लोड को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस एंड में आपका लोड को नहीं उठा पा रहा है और अगर आपका स्ट्रेन का वैल्यू मतलब कि प्लास्टिक स्ट्रेन में ये चला गया 0.002 से, अगर ये बढ़ गया तो 0.0035 कब होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये लिमिट किया गया है फॉर कॉलम। ओके, तो ये वैल्यू को याद कर लो। अब आते हैं फॉर्मूला पे। जो मेन फॉर्मूला है, ठीक है, जो मेन फॉर्मूला आप लोग को याद करना है वो ये है कि आपका डिजाइन एक्सियल लोड कितना आपका कॉलम उठा सकेगा, डिजाइन एक्सियल लोड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और ठीक है, टोटल लोड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है। टोटल लोड बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू 0.67 FY इंटू AS। ठीक है, ASC, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। अब इसके बियॉन्ड, यस, ये फॉर्मूलास के बारे में मुझे किसने डाउट पूछा था, आज आप प्रेजेंट हो तो यस बोल दो। सर आपका नेटवर्क बहुत खराब है लग रहा है सर, आप थोड़ा चेंज करने चाहिए क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हो कि मेरे पास 4-5 नेटवर्क है। सर आप उस दिन चेंज कर रहा था तो। मैंने चेंज नहीं किया था, मैंने मोबाइल को दूर वहां बाहर छत के पास रख दिया था। आज बारिश हो रहा है। ओह, हाँ तो ओके, मेरा आवाज अभी भी नहीं आ रहा है क्या गाइस? अच्छे से बताओ, प्रॉब्लम सर हो रहा अभी है? आ रहा है, अभी आ रहा है सर, ओके इसमें गायब हो। ठीक है। कुछ ठीक है, चलो इस बार बताना, अगर फिर से प्रॉब्लम हो तो बताना, तो हम लोग चलो बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऐसे भी ज्यादा नहीं बचा है। ओके, तो आप लोग को बस अभी एमसीक्यूज लगाना है। अब ध्यान से सुनना, ये कॉलम है, कॉलम में हम लोग का ये आइडिया है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी आपका लोड आए ना वो लोड एग्जैक्टली एक्सिस से गुजर के पास हो।
बट ये पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये बस आप पेपर में दिखा सकते हो, लेकिन जब आप रियल में कॉलम को बनाओगे तो आपका एक्सिस से हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे ही आपका लोड पास करेगा। ठीक है, तो मतलब कि एक्सिस से कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे पास करेगा, मतलब कि ये इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सियल लोड ये क्या बन चुका है, ये इसेंट्रिक, यस गुड, इसेंट्रिक लोड बन चुका है। वो तो मैं ये बता रहा था कि इसमें बहुत सारा फॉर्मूलास है, 0.45 FCK इंटू AC प्लस 0.87 FY ASC, फिर आपको मिलेगा 0.45 FCK इंटू AC प्लस 0.79 FY इंटू ASC। तो इसके ऊपर मुझे किसी ने डाउट पूछा था, आप आज प्रेजेंट हो कि नहीं हो, बस हाँ या ना बता दो कि क्लियर हो गया। ओके ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको प्योरली एक्सियल मान के चलेंगे तो हम लोग को पता है कि कंक्रीट में हम लोग डिजाइन स्ट्रेस कितना अलाउ करते हैं, 0.45 FCK अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। बट अगर ये प्योरली एक्सियल होगा तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो हर जगह बस कंप्रेशन लग रहा है। लेकिन अगर ये इसेंट्रिक हो गया, अगर ये इसेंट्रिक हो गया तो एक जगह में तो कंप्रेशन लगेगा जिस साइड में लोड है, लेकिन दूसरा साइड में उल्टा क्या लगेगा, थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को 5% और कम कर देते हैं, तब जाके हम लोग 0.4 FCK लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला में एक्सियल लोड के लिए नहीं लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअली हम लोग एक्सियल लोड ही बोलते हैं, बट इसमें इसेंट्रिसिटी को थोड़ा सा कंसीडर किया गया है। ठीक है, मतलब कि इसेंट्रिसिटी विथ, ओके चलो ये सब इतना फॉर्मूला जरूरत नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये किसके लिए है, ये है आपका प्योरली एक्सियल लोड। प्योरली एक्सियल लोड अगर आपने FE 250 यूज किया है तो आपका ये पहला फॉर्मूला, FE 415 के लिए सेकंड फॉर्मूला, FE 500 के लिए ये फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस मेन फॉर्मूला, ये वाला डिजाइन के लिए। ठीक है, इतना इन डेप्थ अभी नहीं, बाद में जब, ठीक है, मेंस के लिए वैसे भी RCC मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है तब मैं आप लोगों को ये बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो डिजाइन एक्सियल लोड और टोटल लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। तो मतलब कि यहाँ पे देखो एक्सियल लोड, ठीक है, विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला ये फॉर्मूला है। ओके, मेरा आवाज आ रहा है ना अभी? सही। ओके, अब इसके अलावा जो आप लोग को पता होना चाहिए वो ये है, मैंने तो अभी आप लोग को बता दिया मिनिमम इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और हम लोग देखो ऑलरेडी इफेक्टिव लेंथ के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉलम का मैंने दो दो वैल्यू लिख दिया था कि नहीं, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, जब हम लोगों ने सोम पढ़ा था वहां पे, जब कॉलम पढ़ा था वहां पे मैंने आप लोग को इफेक्टिव लेंथ के बारे में बोला था। अभी किस पे आए, ओके, अब आते हैं हम लोग लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम। ठीक है, तो लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम हम लोग कैसे निकाल लेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्लेंडरनेस रेशियो, राइट, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, अब मुझे बताओ स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताओ। इफेक्टिव लेंथ बाय डायरेक्शन रेडियस ऑफ डायरेक्शन था। देखो सोम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या आएगा, डिजाइन, ये ठीक है, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आएगा आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन, दैट मींस L इफेक्टिव को हम लोग B से डिवाइड करेंगे। तो मतलब कि अगर आप एक कॉलम है, ठीक है, ऐसे मैंने कॉलम दिखा दिया, लेट्स कंसीडर ये B है ये D है, मतलब कि इस साइड में लेट्स कंसीडर ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा है कॉलम, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन को हमेशा लेना है। ठीक है, डी बड़ा है उसको नहीं लेंगे, डी तो आपका लेटरल डायमेंशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस इधर से गुजर रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है। ठीक है, एक्सिस। ओके, तो एल इफेक्टिव बाई बी, ये आपको मिलेगा लैम्डा। तो डिजाइन पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या करते हैं कि लैम्डा अगर आपका लेस देन इक्वल टू 12 है तब ये क्या होगा, शॉर्ट कॉलम, और अगर आपका लैम्डा ग्रेटर देन 12 है तब क्या होगा, लॉन्ग कॉलम।
ठीक है, एक चीज ये आपको याद करना है, इफेक्टिव लेंथ। यस, इफेक्टिव लेंथ बताओ अभी, दोनों एंड फिक्स्ड है, इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? 0.5. ओके, एज पर आईएस कोड कितना होगा? 0.65. 0.65L, ठीक है। तो ये होता है एज पर कोड, ठीक है। तो ये वैल्यूज अभी आई गेस आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। तो ये वैल्यूज आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग एन कंडीशन के लिए जितना मैंने एन कंडीशन बताया था उसको देख लो। अब यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, ओके। तो क्लियर कवर मीन्स नॉमिनल कवर, ठीक है। क्लियर कवर हम अगर हम लोग बोलेंगे फॉर कॉलम कितना होता है मिनिमम? 40 mm और क्या होता है 5, ठीक है। सेम डाया ऑफ बार, ठीक है। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को हम लोग लेंगे। ओके, अब फिर आपको समझना है स्लेंडरनेस लिमिट। स्लेंडरनेस लिमिट, लिमिट क्या है बता दो, स्लेंडरनेस लिमिट फॉर कॉलम। स्लेंडरनेस लिमिट क्या होना चाहिए? स्लेंडरनेस लिमिट L by B, यही था रेशियो, should not be greater than 60। ये कहीं देखा है लग रहा है कि नहीं? Yes, yes. At least lateral. यस, ठीक है। लेटरल रेस्ट्रेंट्स के बीच में, ठीक है, कितना होना चाहिए, ये उसी रेशियो को फॉलो कर रहा है। ये सिंपली सपोर्टेबल था, ठीक है। फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए क्या था फिर, L by B क्या होगा? मतलब कि देखो ये कौन सा फॉर्मेट में है, ये 60B मैंने जो लिखाया था आप लोगों को, उसको ना याद कर ही लो, ठीक है। ये पूछते हैं, चलो कैपिटल B करके लिखते हैं B, फिर हमारे कैंटिलीवर के लिए 25B, राइट। और क्या था 100 piece. 100B²/D, ठीक है गाइस। ये देखो ये वैल्यूज को ना याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो उसी से हम लोगों ने अभी स्लेंडरनेस रेशियो को लिखा है। मतलब कि इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज L शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 टाइम्स B। मतलब कि आपका लेंथ इतना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपका जो, लेट्स कंसीडर ये एक सर्कुलर है, तो सर्कुलर बार अगर कॉलम आपने बनाया है तो सर्कुलर कॉलम में आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होगा, वो तो डायमीटर ही होगा, राइट। तो डायमीटर अगर यहाँ पे देखेंगे तो मतलब कि लेंथ आपका इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि वो आपने 60 टाइम्स B कर दिया। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, सर्कुलर डायमीटर D होगा, ठीक है। तो लेंथ मतलब कि उससे भी बड़ा हो गया, 60 टाइम्स आपने D कर दिया, तो उसी को एक्चुअली हम स्लेंडर मेंबर हो गया वो। तो वो ऐसे ही स्वे करेगा, मतलब ठीक है, ऐसे ही वो स्वे करेगा। थोड़ा सा भी लोड दे दोगे आप ऐसे, ये अपने जगह से ओरिएंटेशन से हिल जाएगा। तो ये आपको याद करना है। फिर आपको कुछ चीजें याद करना है रिगार्डिंग मिनिमम इसेंट्रिसिटी। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग हमेशा थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी मान के ही डिजाइन करते हैं, राइट। सो फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए देखो आप लोगों को क्या याद करना है, ई मिनिमम, ई मिनिमम हमेशा 20 mm या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब कि आपने एक कॉलम डिजाइन किया, ठीक है, हम लोग को पता है कि ये तो एक्सिस से नहीं गुजरेगा, लोड हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे गुजरेगा। तो ये जो ई डिस्टेंस है, ई जो मिनिमम होगा, ये एटलीस्ट 20 mm तो होना ही चाहिए, ठीक है। उससे छोटा नहीं, उससे छोटा मान के हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा भी नहीं कि आप एकदम यहाँ एज पे लगा के ज्यादा इसेंट्रिसिटी कर लोगे, ऐसा भी नहीं है।
तो पहला आपको बताता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो यहाँ से क्या पता चला कि ई मिनिमम शुड बी इक्वल टू 20 mm। तो ये आपको पूछते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको पूछेंगे मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो ई मिनिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.05 बी। बी का मतलब क्या हुआ, ये आपको ऐसे देंगे लीस्ट लेटरल डायमेंशन करके, ठीक है। तो ई मिनिमम इतना होना चाहिए। और ई मिनिमम ये तो क्राइटेरिया हो गया, इतना होना चाहिए, लेकिन ई मिनिमम हम लोग निकालेंगे कैसे। ई मिनिमम इज ऑलवेज इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ जितना होगा, ओके, अनसपोर्टेड लेंथ, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 500 से, प्लस जो आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 30 से। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग ई मिनिमम को निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा रिगार्डिंग मिनिमम इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट जो एकदम कॉमन क्वेश्चन जो यूजुअली पूछते हैं वो ये है रिगार्डिंग एरिया ऑफ स्टील। फॉर कॉलम मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए। एरिया ऑफ स्टील AC 0.8%, राइट। 0.8% ये मैक्स, ओके सॉरी, मिनिमम होना ही चाहिए 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, ओके, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होगा टोटल, उसका एटलीस्ट 0.8% तो आपको लोहा देना ही पड़ेगा, रेनफोर्समेंट देना ही पड़ेगा। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। 4 to 6%, sir. Famous 6. यस, गुड। मिनिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील है 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। 4% कहां पे था, 4% भी था एक वैल्यू। 4% किसके लिए है, Yep. गुड। 4% होता है बीम के लिए, बीम के लिए था मैक्सिमम 4%। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कॉलम के लिए पूछा है कि बीम के लिए पूछा है, ठीक है। अब बताओ अगर आप एक स्क्वायर कॉलम बनाओगे या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम बनाओगे तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितना देना है, 4, ठीक है। तो 4 नंबर्स मिनिमम नंबर ऑफ बार्स 4 किसके लिए, अगर आप रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर बनाओगे। फिर आपका मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इक्वल टू 6 किसके लिए, अगर आपका सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर कॉलम में एटलीस्ट हम लोगों को 6 नंबर ऑफ बार्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि बार का बीच में हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग कितना रख सकते हैं। थ्री 300 mm, गुड, ठीक है। सो मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन mean bars should not be greater than 300 mm। 300 mm इसका लिमिट है, ठीक है, इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता है। फिर आपको पूछ सकते हैं रिगार्डिंग, ठीक है, मतलब कि मैं जो डिजाइन एलिमेंट्स है ना उसका एकदम बेसिक्स को बता रहा हूँ जो MCQ बनता है, ठीक है, जो आपको पूछ सकते हैं। डाया ऑफ टाइस 6. यस, डाया ऑफ टाइस मिनिमम कितना होना चाहिए उसके लिए लिख रहे हैं अभी 1/4 डाया, ठीक है, ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट डाया, दैट मींस जब आपका लार्जेस्ट डाया होगा तो यूजुअली कॉलम में हम लोग अलग अलग डाया का भी यूज करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग डाया यूज करते हैं। तो ऐसे भी नहीं, मतलब कि ऐसे सपोज यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कॉलम को बनाते हैं। तो
एक तो वैल्यू यहाँ से मिलेगा, फिर नंबर सेकंड जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज 6 mm। तो दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे, बड़ा कि छोटा वाला? ग्रेटर। ग्रेटर। तो ये तो इतना ग्रेटर हम लोग मिनिमम ग्रेटर या फिर ग्रेटर फिर मिनिमम से हम लोग तब से देख रहे हैं, तो आई गेस आप लोग तो क्लियर हो ही गया। मिनिमम वैल्यू के लिए ग्रेटर बड़ा लेते हैं, मैक्सिमम के लिए हम लोग जहाँ पे मैक्सिमम का बात आएगा मिनिमम को लेते हैं, ठीक है। तो 28 के लिए हम लोगों ने देख लिया, अभी नेक्स्ट जो लास्ट बचा है, ठीक है, स्पेसिंग, राइट। स्पेसिंग को हम लोग पिच करके भी बोलते हैं, तो स्पेसिंग स्लैश पिच, यस। इसके लिए इस यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, मिनिमम कितना देना है, ठीक है। तो इसके लिए नंबर 1 लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। जिन्होंने डिजाइन का क्वेश्चन किया है आप लोगों का तो ये सब प्रैक्टिस हो गया, राइट। फिर 16 टाइम्स डाया ऑफ द, यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं होगा, स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है। फिर आपका नंबर 3 300 mm। तो इन तीनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे? सॉरी सॉरी, मैक्सिमम होगा। सॉरी, यहाँ पे ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग कितना दे सकते हैं इसके लिए है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग फिर से क्या लेंगे, मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये आपका टाइस है, तो ये हो गया लेटरल टाइस, ठीक है, ये हो गया लेटरल टाइस। तो इसका बीच में आप स्पेसिंग मतलब कि मैक्सिमम कितना दे सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस क्राइटेरिया, ठीक है। मिनिमम तो मतलब कि आप कितना भी दे दो, आप मिनिमम जितना करोगे उतना ज्यादा आपका एक्चुअली सेफ हो रहा है, लेकिन आपका पैसा ज्यादा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग मैक्सिमम को देख सकते हैं, देखते हैं कि मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग कितना दे सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग कॉलम। बाकी तो कॉलम के ऊपर क्वेश्चन अगर आप देखोगे यही सब आता है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल बार्स कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कॉलम में कितना दे सकते हैं, ठीक है। विदाउट यूजिंग एनी, अगर हम लोग रेनफोर्समेंट यूज नहीं करना चाहेंगे तो कितना इफेक्टिव लेंथ तक हम लोग विदाउट द यूज ऑफ रेनफोर्समेंट हम लोग कॉलम बना सकते हैं। जो कॉलम है अगर, यस, 3 टाइम्स द, ओके, ठीक है। देखो एक कॉलम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है अभी, ठीक है। लेट्स कंसीडर किया कॉलम का कंपेयर टू इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लेट्स कंसीडर स्क्वायर कॉलम है, हर साइड में बी होगा, तो कंपेयर टू इट्स बी आपने कंपेयर किया इसका लेंथ के साथ, ठीक है। तो जब, ठीक है, मतलब कि देखो आपका जो लेंथ है दैट शुड बी लेस देन 3 टाइम्स बी, ठीक है। तब तक हम लोग बिना रेनफोर्समेंट का डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे देखो बकलिंग होने का चांसेस नहीं है इतना, तो ये सीधा बस प्योरली कंप्रेसिव लोड ही लेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉसिबल है, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया, इसको ऐसे लिख लो चाहो तो, कॉलम may be made of plain concrete, okay, plain concrete if their effective length is less than इसको मैं सीधा अभी 3 टाइम्स बी करके लिखूंगा, ठीक है। बी मतलब समझ जाना लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो रही है, मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। देखो आपका कॉलम के ना इसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
इसी के ऊपर अगर क्वेश्चन को भी देखोगे, इसी वैल्यूज के ऊपर ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अब देखो, आपको फिर एक चीज मुझे बस बताना रह गया था, वो ये है कि अगर इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल टाइज, मतलब कि टाइज देखो ऐसे ऐसे, अगर आप कन्वेंशनल टाइज यूज नहीं कर रहे हो, और इंस्टेड ऑफ दिस यू आर यूजिंग हेलिकल टाइज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस यू आर यूजिंग हेलिकल टाइज। तो हेलिकल टाइज मतलब कि कुछ ऐसे 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 घूमते हुए आप उसे घुमाते हुए जाओगे, राइट। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, Helical. कितना परसेंटेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये? 5%. गुड, ठीक है, तो इसको लिख लो, जिनको पता नहीं आप लोग लिख लो, हेलिकल टाइज increases the load carrying capacity by 5%, ठीक है, 5%। इसीलिए अगर इसका फॉर्मूला को देखोगे तो वहां पे हम लोग 1.05 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे फिर फॉर्मूला को लिखते हैं 0.4 FC के ऐसे करके, तो 5% ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। अब फुटिंग का रिलेटेड, ठीक है, फुटिंग में देखो एक्चुअली आपको ज्यादा पढ़ना, ओके, पढ़ने का जरूरत नहीं है। फुटिंग में बस आपको ये पता होना चाहिए जब वन वे शेयर होता क्या है, टू वे शेयर होता क्या है, ठीक है। पंचिंग शेयर किसको बोलते हैं, वन वे शेयर को बोलते हैं कि टू वे शेयर को बोलते हैं? One way. बीम शेयर किसको बोलते हैं? क्या बोला? बीम शेयर किसको बोलते हैं, वन वे शेयर कि टू वे शेयर? One way बोलते हैं क्या सर? One way शेयर। यस, दैट मींस टू वे शेयर को हम लोग पंचिंग शेयर बोलते हैं, राइट। Yes, yes. तो ये देखो, इसका बस ये कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है, इसके ऊपर पूछेंगे तो यही पूछेंगे, ठीक है। ओके, तो फुटिंग में मतलब कि देखो, अगर आपका फुटिंग फेल हो सकता है ना, ये 3 किस्म से फेल हो सकता है, ठीक है। अगर इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मैं इसी में देखो ट्राई करूंगा आप लोगों को तीनों को समझाने के लिए। तो ये है आपका कॉलम टॉप व्यू से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि फुटिंग में फेल, ओके, इट में फेल करके लिखता हूं मैं, ठीक है, इट में फेल ड्यू टू नंबर 1, चलो, बेंडिंग मोमेंट, राइट। ये मोमेंट की वजह से फेल कर सकते हैं। तो मोमेंट जब हम लोग निकालते हैं तो मोमेंट, अगर आप मोमेंट की तरफ से देखोगे तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होता है ये आपको पूछते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये इसका थिकनेस है, फुटिंग स्लैब, ओके। चलो, इफेक्टिव डेप्थ तक हम लोग लेते हैं, तो इसी को चलो मैंने दी करके दिखा दिया सपोज, ठीक है, मैंने दी करके दिखा दिया। और ये आपका सपोज एक स्क्वायर कॉलम है, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा लंबा जैसे, ठीक है, ये डायमेंशन बी है, तो मतलब कि ये डायमेंशन को मैंने बी करके दिखाया, बी करके दिखाया, ठीक है। अब मुझे कोई बताओ, क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग मोमेंट के लिए कहाँ पे होता है? इसमें हो सर। किसमें कॉलम होगा? का क्रिटिकल सेक्शन इज एट फेस ऑफ कॉलम, राइट, फेस ऑफ कॉलम में होता है। इसका मतलब देखो क्या है, आप लोड को ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो तो फुटिंग क्या कर रहा है, उसको मिट्टी में ट्रांसफर कर रहा है। तो ये फुटिंग नीचे नहीं जा रहा है, मतलब कि आपका नीचे में फुटिंग क्या कर रहा है, फुटिंग नहीं, मिट्टी क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ एक लोड दे रहा है, राइट, तभी तो आपको फुटिंग नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर आप लोड को ज्यादा बढ़ा दोगे तो ऐसे समझ लो कि रिएक्शन अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपका
फुटिंग कुछ ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट कहाँ पे कर रहा है? तो अगर आप देखोगे तो ये कॉलम का फेस में कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट की तरफ से हम लोग निकालते हैं कि आपका डेप्थ कितना होना चाहिए, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट से बचने के लिए आपका यहाँ पे मतलब कि इतना मोमेंट डेवलप ना हो कि यहाँ पे मतलब कि बेंडिंग मोमेंट से कोलैप्स कर जाए। उसके लिए क्रिटिकल सेक्शन को देखो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, कहाँ पे? फेस ऑफ द कॉलम पे, ठीक है। तो मतलब कि देखो हम लोग ऐसे करके ये एरिया को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब नंबर 2, वन वे शेयर। नंबर 2, वन वे शेयर, इसी को हम लोग बोलते हैं बीम शेयर, ठीक है। अब इसके लिए मुझे कोई बताओ क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होता है? E, B, D/2. Critical section is at a distance B, sir. B की D, I mean, इसमें B है तो सर वो B हो जाएगा। D. D होगा, ठीक है। हम लोग देखो फुटिंग का थिकनेस को देखते हैं, ठीक है। हम लोग थिकनेस, फुटिंग का थिकनेस, जब आपको मैं बोलूंगा फुटिंग डिजाइन करो, आप क्या करोगे? ऑलरेडी मतलब कि कॉलम हैज बीन डिजाइन, सो आप तो आपको डेप्थ निकालना है। तो इस केस में देखो जो आपका क्रिटिकल, ठीक है, ये तो हो गया बेंडिंग मोमेंट के लिए। चलो इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन मैंने किया है एक्स एक्स, दिस इज फॉर बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट वाला जो होगा ये कुछ ऐसे यहाँ पे होगा। चलो इसको और आगे करते हैं। बेंडिंग मोमेंट, इसके लिए चलो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। डेप्थ को थोड़ा कम दिखा दिया, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे एक्स एक्स, तो मतलब कि वन वे शेयर, वन वे शेयर का मतलब क्या है? ऐसे समझ लो कि ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर रह जाएगा, नीचे वाला पार्ट ओके, बाकी वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बीम शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो बीम में शेयर की वजह से जैसे आपका नियर द एंड फेलियर होता है, तो यहाँ पे भी सेम वे में फेलियर होगा। सो ये जो क्रिटिकल सेक्शन हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी। जितना आपका फुटिंग का इफेक्टिव डेप्थ होगा उतना डिस्टेंस पे हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला किसके लिए हो गया? ये हो गया आपका वन वे शेयर के लिए, ठीक है। अब लास्ट नंबर 3, अगर हम देखेंगे नंबर 3, ये हो गया आपका टू वे शेयर। इसी को हम लोग बोलते हैं पंचिंग शेयर भी बोलते हैं, ओके। अब टू वे शेयर तो अभी तो आप लोग ओके मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस स्मॉल डी, ठीक है, फ्रॉम द कॉलम फेस। टू वे शेयर के लिए कहाँ पे होगा? D/2 from the column face. ओके, तो क्रिटिकल सेक्शन को मैं अभी सीधा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस, गुड, D/2 होगा, ठीक है। ये पूछ सकते हैं, ठीक है, ये पूछा भी है, इसलिए आप लोग को याद करना पड़ेगा D/2 फ्रॉम द कॉलम फेस, ठीक है। तो मतलब कि इसके लिए कहाँ पे होगा? अगर डायग्राम में देखेंगे तो इसके लिए चलो अलग से दिखाते हैं। इसके लिए ऐसे समझ लो ये आपका फुटिंग है, ये आपका, ठीक है, क्या है? कॉलम है। तो मतलब कि एट अ डिस्टेंस ऑफ D/2, हर एक साइड में देखते हैं हम लोग D/2, ठीक है। एक्चुअली वन वे शेयर के लिए वैसे देखना पड़ता है, तो D/2। तो मतलब कि देखो ये वाला जो पार्ट है पूरा ऐसा एक रिंग जैसा निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसीलिए इसको पंच से होल भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि आप चारों तरफ देखो, वही है मतलब कि अगर ये एक रोटी जैसा है तो समझ लो साइड वाला पार्ट रहेगा, बीच वाला पार्ट नीचे जाएगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन नीचे चला जाएगा, मतलब कि तो क्रिटिकल सेक्शन में जहां पे लेते हैं वो आपको याद करना है। और आपको ये चीज समझना है कि टू वे शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? पंचिंग शेयर। तो पंच से होल इसीलिए ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब फुटिंग में
Okay, for reinforced concrete footing on piles. Okay. पाइल के ऊपर जो फुटिंग होता है उसका थिकनेस कितना रखना पड़ता है? यस, कितना होता है? ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, थिकनेस ऑफ reinforced, thickness of reinforced concrete footing, thickness of reinforced concrete footing on piles at its edges is kept less than, ठीक है। इसके लिए देखो, अगर आपका फुटिंग सॉइल पे होता है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये एज के बारे में बात कर रहा है, तो एक्चुअली आपका ये आपका फुटिंग है ना, ये वाला पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ये आपका सॉइल होगा। तो अगर ये सॉइल होगा तो ये मिनिमम कितना हो सकता है? 30, 15. शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाइल्स बोला है, तो ये क्या होगा? डबल हो जाता है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉइल के ऊपर ये होता है 15 से मिनिमम होता है। और अगर आपका कुछ ऐसे आपने बनाया है, ऐसे समझ लो, इसको ऐसे दिखा देते हैं सीधा। तो बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाइल है मतलब, ठीक है। पाइल मतलब कि ऐसे ऐसे पाइल फाउंडेशन लगाया गया है। तो इस केस में ये आपका 300 मिनिमम होना ही चाहिए, 300 से, सॉरी 30, 300 mm में होगा ये, 30 सेंटीमीटर से छोटा नहीं हो सकता है। ओके, तो वेट ऑफ फाउंडेशन को हम लोग कितना एज्यूम करते हैं? टोटल वेट का 10% करते हैं, 5% करते हैं, 12% करते हैं, 11%, कितना करते हैं? 10%. 10%, ठीक है। फुट मतलब कि देखो, जो आपका स्ट्रक्चर का वेट होगा ना, उसका हम लोग हमेशा 10% मान के चलते हैं, आपका फुटिंग का वेट उतना होगा, ठीक है। ये डिजाइन अगर आप देखोगे तो डिजाइन, फुटिंग डिजाइन में हम लोग हमेशा 10% करके एडिशनल लोड को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और फुटिंग के ऊपर गाइस देखो, क्वेश्चन आना ही है। सॉइल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे फिर भी आ सकता है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे फ्रॉम आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू तभी भी आ सकता है। और आपको देखो टाइप्स ऑफ कंपेक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। जो हम लोग रोलर्स करके बोलते हैं, अलग अलग किस्म का रोलर है। शिप फुट रोलर, ठीक है, ये रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। शिप फुट रोलर कौन सा सॉइल के लिए बेस्ट है? सैंड के लिए, क्ले के लिए, किसके लिए बेस्ट होता है? Clay करे sir. क्ले के लिए शिप फुट रोलिंग बेस्ट होता है, ठीक है। और अगर आपका दोनों का मिक्सचर है तो Pneumatic. यस, ठीक है, न्यूमेटिक या फिर हम लोग, ओके। और अगर आपका सैंड एग्रीगेट ऐसा है तब उसके लिए Vibrator sir. ओनली फॉर प्योरली सैंड ही हम लोग वाइब्रेटरी यूज करते हैं। अगर आपका एक ग्रेवल भी है, यस, ड्रम रोलर। ड्रम रोलर मतलब कि जो सबसे कॉमन रोलर जो हम लोग देखते हैं, राइट, रास्ते में जो आप देखते हो ऐसे, वही आपका ड्रम रोलर है, ठीक है। तो देखो ये सब ना कुछ बेसिक से देखो, ये मतलब कि ऐसा क्वेश्चन, ये सब में गलती मत करना। और एक चीज आपको बताना था, थिकनेस तो ये सब आपको क्लियर हो गया, ओके। अब देखो, जो अलग अलग किस्म का रिटेनिंग वॉल होता है, तो उसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा रिटेनिंग वॉल कितना हाइट तक बेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख ही देता हूँ गाइस, ठीक है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट करके लिखते हैं।
अगर ग्रेविटी रिटेनिंग वाला है तो आप कितना दे सकते हो मैक्सिमम हाइट? 6 ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल 3 मीटर तक देते हैं हम लोग, 3 ठीक है। 3 मीटर जनरली मतलब कि हम लोग 3 मीटर तक रखते हैं। लेकिन देखो डैम में आपने देखा ही है, वो तो हम लोग इतना बड़ा बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। बट नॉर्मल पर्पस के लिए अगर आपको मतलब कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल अप टू 3 मीटर ठीक है। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल मतलब कि ये बस अपना वेट के भरोसे ही खड़ा है, यहाँ पे आप कोई भी रेनफोर्समेंट कुछ भी आपने नहीं लगाया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग 3 मीटर तक लिमिट करने के लिए कोशिश करते हैं इसका यूज। नेक्स्ट नंबर 2, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा गया जाता है वो है आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ये कितना हाइट यूज कर सकते हैं हम लोग? 6 से लेकर 7 मीटर तक, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हाइट देना है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? यस, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, ठीक है। मतलब कि अगर 7 मीटर से बड़ा है तो उस केस में हम लोग काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल को बना सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 3 को याद करो, बाकी तो सीधा आपको फॉर्मूला के ऊपर ही पूछेंगे, ठीक है। कैसे स्ट्रेसेस निकालते हैं हम लोग, एक्टिव प्रेशर पैसिव प्रेशर वो पूछते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हो जाएगा। और आरसीसी कितना देखोगे, ठीक है। आरसीसी में देखो आपको एक्चुअली क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन बीम और कॉलम से भी थोड़ा कम ही आता है, बीम में ही वो लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देते हैं। मतलब कि कुछ टॉपिक से जिससे क्वेश्चन आएगा ही। एक तो आपको स्ट्रेस डायग्राम का वो पूछेगा, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम में पूछेगा। फिर आपका जो बॉन्ड एंड एंकरेज वाला था, डेवलपमेंट लेंथ, ओके, 45 डिग्री हुक के लिए कितना लेंथ होता है, बियॉन्ड द हुक कितना लेंथ हम लोग दे सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था, राइट। तो इन सब वैल्यूज को ना पूरा याद कर लो, ठीक है गाइस, होगा सब तो ओके। और जो जो लोग मुझे डाउट भेजे, एक्चुअली थोड़ा टाइम का मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, बट स्टिल मैं बिफोर द एग्जाम में ट्राई करूंगा आप लोग को सोल्यूशन भेजने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग करो एमसीक्यू। और जिन्होंने मुझे वो डाउट पूछा था रिगार्डिंग वो केजी सेंटीमीटर का जो कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, उसको आप खुद एक बार ट्राई करो, अपना सोल्यूशन को भेजना, ठीक है। आप तो इतना स्मार्ट हो, मुझे पता है आप वो कर लोगे, ठीक है। नहीं करने से हो जाएगा, चलो। हाँ, कल तो मैं ब्रिज, एक्चुअली आपका आप लोग का ड्रेनेज भी रह गया है ना, तो मोहन सर बता रहे थे कि वो क्लास लेना चाहते हैं। मैं ब्रिज हो जाएगा, मैं ब्रिज देखो, ब्रिज एक दिन में हो जाएगा, ब्रिज का टेंशन मत लो इतना, ठीक है। ब्रिज में कल एक क्लास लेने के लिए कोशिश करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग तो नहीं हो पाने से इवनिंग को मैं ले लूंगा एक, ठीक है। 1 या 2 क्लास में वो हो जाएगा, इतना ब्रिज से आता भी नहीं है, ठीक है। मैं एकदम आप लोगों को लाइव फ्लो क्लासिफिकेशन जैसा है ब्रिजेस में, उससे ऊपर एमसीक्यू आता है, टाइप्स ऑफ ब्रिज, कितना लेंथ से लेके कितना लेंथ तक कौन सा ब्रिज एडिक्वेट है, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन ब्रिज से आता नहीं है। बाकी टॉपिक्स को ध्यान दो, ओके। अब मुझे बताओ, रास्ता में अगर आपका एक रोड है, अगर उसका लेंथ विड्थ कम है तो इसके लिए कितना डिग्री पार्किंग सबसे बेस्ट है? 4.8 ले लो। हाँ, रहने दो, पैरेलल, ठीक है। मोस्ट आइडियल डिग्री ऑफ पार्किंग इज 45 डिग्री। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि रास्ता का विड्थ कम है, तब तो पैरेलल पार्किंग ही बेस्ट है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स हम लोग कौन सा डिग्री में पार्किंग करने से लगा सकेंगे? 90 में सर, यस, 90 90 डिग्री, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं ना जो आप लोगों को देखो पता होना चाहिए, ठीक है, जो आपको पूछ सकते हैं। 9 यस, 90। चलो चलो गाइस, ठीक है, ओके, गुड नाइट। और कल आप लोगों का नया सब्जेक्ट शुरू होगा, मैं इवनिंग को देखता हूँ।